दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये जो टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 की कैसी शुरुआत होती है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट 1857 स्टार्ट किया। रिवोल्ट 1857 में देखेंगे कि कैसे हुआ सेपरेट रिवोल्ट ऑफ 1857। साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे सप्रेस किया गया रिवोल्ट ऑफ 1857, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि फेलियर्स क्या थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों फेल हुआ, सब कुछ हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर हम बात करेंगे, इसको कहा जाता है स्पोई मिटिनी, क्योंकि ये वो रिवोल्ट है जो शुरुआत की इंडियन सोल्जर्स ने, जो कहाँ पे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियन सोल्जर्स काम कर रहे थे ना, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया, इसीलिए इस रिवोल्ट को कहा जाता है स्पोई मिटिनी। इस रिवोल्ट ऑफ 87 को कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है, इसका इमीडिएट काज क्या था, वो था इनफील्ड राइफल। अब इनफील्ड राइफल, जी हाँ, इनफील्ड राइफल क्यों? क्योंकि इनफील्ड राइफल को चलाने से पहले इनफील्ड राइफल में क्या करना होता था, कार्ट्रिज को लोड करना होता था। कार्ट्रिज को लोड करना होता था इनफील्ड राइफल में, लेकिन यह माना जाता था कि ये जो कार्ट्रिज थी, इसका जो आउटर पोर्शन था उस पे ग्रेस लगी हुई थी, किसकी? काउ फैट और पिग फैट की। काउ फैट और पिग फैट की ग्रेस लगी हुई थी किस पे? कार्ट्रिज पे। और ये कार्ट्रिज किस में लोड करनी होती थी? इस इनफील्ड राइफल में। अब ये इनफील्ड राइफल कैसे इमीडिएट काज बनता है, समझाता हूं। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि मुस्लिम्स ने डिनाई किया, कहा कि हम जो ये जो राइफल है हम यूज नहीं कर सकते। हिंदूज ने डिनाई किया, हम जो ये राइफल है ये यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पे पिग फैट है, क्योंकि इस पे काउ फैट लगा हुआ है। इसकी जो ग्रेस है, ये ग्रेस जो है इसकी कार्ट्रिज जो है, इसकी जो ग्रेस है उस पे काउ फैट और पिग फैट लगा हुआ है। गॉट इट? क्योंकि हिंदूज का मानना है कि गाय जो है हमारी, ये हमारी माता है, हम इसकी पूजा करते हैं। और मुस्लिम्स का मानना है कि अगर सबसे गंदा जानवर देखा जाए, सबसे नापाक चीज मानी जाए, तो वो है पिग। ठीक है ना? तो इससे क्या हुआ, इससे हिंदू और मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है ना उस पर ठोस पहुंची। तो इन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि ना जी ना, हम ये यूज नहीं कर सकते हैं, हम जो ये कार्ट्रिज जो है वो लोड नहीं कर सकते हैं इस राइफल में, क्योंकि इस कार्ट्रिज में लगा हुआ है काउ फैट और पिग फैट। ठीक है ना? तो यही राइफल बन गई इमीडिएट काज, यही राइफल बन गई इमीडिएट काज। कैसे? ऐसे सुनो, देखो हुआ क्या। 8 अप्रैल 1857, जी हाँ 8 अप्रैल 1857, मंगल पांडे। अब मंगल पांडे बहुत ही ब्रेव ऑफिसर थे, बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे। कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, मंगल पांडे क्या करते हैं, मंगल पांडे क्या करते हैं, वो करते हैं डिनाई। वो कहते हैं मैं जी ये कार्ट्रिज नहीं यूज कर सकता हूँ, मैं जी ये राइफल नहीं यूज कर सकता हूँ। और ऑन स्पॉट अपने ऑफिसर, अपना जो मेजर होता है उस पर गोली चलाते हैं। कहां पे? बरकपुर में। ठीक है ना? और उससे क्या होता है, मंगल पांडे को सजाए मौत सुनाई जाती है 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि मंगल पांडे के बाद 24 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857 में क्या होता है, 90 सिपोइज। ठीक है ना? 90 सिपोइज ऑफ थर्ड नेटिव कैवेलरी। थर्ड नेटिव कैवेलरी, कैवेलरी मीन्स सिंपली घुड़सवार। ये एक रेजिमेंट है 34 नेटिव कैवेलरी। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 90 सिपाही जो थे वो किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। ठीक है ना? अब देखो हुआ क्या, 24 अप्रैल 1857 मेरठ में क्या होता है, 90 सिपाहीज किसके, थर्ड नेटिव कैवेलरी रिफ्यूज करता है कि हम जो ये कार्ट्रिज नहीं यूज कर सकते, इस पे काउ फैट और पिग फैट लगा हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि 9 मई 1857 को, 9 मई 1857 को इन 90 सिपाहीज में 85 सिपाहीज को क्या किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, और उनको सजा सुनाई जाती है 10 साल की।
कितने साल की? 10 साल की, ठीक है ना। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि 10th में 1857 जब बाकी सिपाहीज को पता चलता है कि 9th में 1857 में 9th में 1857 में क्या हुआ कि 85 सिपाहीज को डिसमिस किया गया और उनको 10 साल की सजाई सुनाई गई। किस वजह से? उन्होंने डिनाई किया था कि हम कार्ट्रिज यूज नहीं कर सकते, हम ये राइफल नहीं चला सकते हैं। तो 10th में बाकी जो सिपाहीज होते हैं वो क्या करते हैं? वो जाते हैं और रिलीज करते हैं इन 85 सिपाहीज को। कहां से? जेल से। और जो भी ऑफिसर बीच में आता है इसको उनको मार दिए जाते हैं। इनको क्या किया जाता है? जो भी ऑफिसर इनके बीच में आते हैं इनको मार दिया जाता है, ठीक है ना। तो इससे शुरुआत होती है रिवोल्ट ऑफ 1857 की। कब से? 10 मई 1857 को, ठीक है ना। अब सुनो हुआ क्या, आगे देखेंगे अच्छे से। अब जब ये 10 मई 1857 को जो बाकी सोल्जर्स होते हैं ना मीरठ में, ये क्या करते हैं? जब ये रिलीज करते हैं जिन सोल्जर्स को सजा 10 साल की सजाई सुनाई गई थी, अब ये क्या करते हैं? एक तो ये रिलीज करते ही करते और साथ ही साथ जो भी ऑफिसर इनके बीच में आता है ना, यानी जो भी ब्रिटिशर ऑफिसर इनको मिल जाता है ना, उसको ये क्या करते हैं? उसको ये मारते हैं, यानी उसको मार दिया जाता है, ठीक है ना। अब फिर क्या होता है? फिर 10 मई 1857 को ये डिसाइड करते हैं हम जाएंगे दिल्ली की ओर। तो उससे स्टार्ट होता है रिवोल्ट ऑफ 1857, या यूं कहे 10 मई 1857 को क्या करते हैं? ये जाते हैं कहां की तरफ? ये बढ़ जाते हैं दिल्ली की तरफ। और मीरठ से अगर हम देखेंगे दिल्ली तक 58 किलोमीटर्स है। तो मीरठ से इनको लगता है टाइम एक दिन पहुंचने में। कहां? दिल्ली। और दिल्ली पहुंचते हैं कब? 11 में 1857। 11 में 1857 को ये जब दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में कौन होते हैं? दिल्ली में होते हैं लास्ट मुगल अंपायर ऑफ इंडिया बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर जो होते हैं वो एजड होते हैं, 82 ईयर्स ओल्ड होते हैं और पावरलेस होते हैं। अब ये जो काफिला होता है, ये जो सिपाहीज होते हैं, ये पहुंचते हैं बहादुर शाह जफर के पास और उनको रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे लीडर, आप हमें लीड कीजिए, हम लड़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अब बहादुर शाह जफर मानता है इनकी बात। इस सिलसिले में क्या होता है? जो भी लोकल इन्फेंट्री होती है ना दिल्ली में, वो भी इन सिपाहीज के साथ मिलती है, जो कहां से आते हैं? मीरठ से। इससे शुरुआत होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि बहादुर शाह जफर जो होते हैं वो एक लेटर लिखते हैं जो भी चीफ्स हैं या रूलर्स हैं इंडिया के, जितने भी थे रूलर्स या चीफ्स थे इंडियन स्टेट्स के, उनको रिक्वेस्ट करता है कि कहता है कि हम लड़ेंगे ब्रिटिश के खिलाफ, आप हमारी हेल्प कीजिए। तो इस सिलसिले में क्या होता है? इस सिलसिले में पहले क्या होता है? बरेली में जो सूबेदार बख्त खान होता है वो लीड करता है बरेली ट्रूप्स को और निकलता है बरेली से, पहुंच जाता है दिल्ली की तरफ। कहां की तरफ? दिल्ली की तरफ। कौन? सूबेदार बख्त खान। और सूबेदार बख्त खान जब दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली में एक बैठक होती है, दिल्ली में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में क्या किया जाता है? इस सूबेदार बख्त खान को क्या किया जाता है? जो आर्मी होती है, आर्मी का हेड बनाया जाता है, यानी कि जनरल बनाया जाता है। अब सूबेदार बख्त खान का नाम पड़ता है यहां से जनरल बख्त खान। तो इससे शुरुआत होती है रिवोल्ट ऑफ 1857। कहां पे? दिल्ली में। अब दिल्ली में लीड कौन करेगा? नो डाउट अंपायर तो लीड नहीं कर सकते हैं, और बहादुर शाह जफर जो इसकी एज 82 ईयर्स है तो लीड करते हैं दिल्ली में। कौन? जनरल बख्त खान, ठीक है ना। अब आगे की जाएंगे, आगे देखेंगे और कहां कहां पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ वो हम समझेंगे अच्छे। अब हम देखेंगे यहां पे रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत कैसे होती है अवध में या लखनऊ में। देखो हुआ क्या। लखनऊ की अगर हम बात करेंगे, लखनऊ बेसिकली उस वक्त थी कैपिटल किसकी? अवध की। अब अवध में कौन था? अवध में था वहां पे उस वक्त नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो थे वो नवाब थे। कहां के? अवध के। उसकी बीवी थी बेगम हजरत महल। कौन सी थी उसकी बीवी? बेगम हजरत महल। और इनके बेटे थे बर्जिस कादिर। यानी वाजिद अली शाह था नवाब लखनऊ का, उसकी बीवी थी बेगम हजरत महल और उनके बेटे थे बर्जिस कादिर। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 1857 में, यानी 1856 में, 1857 से पहले 1856 में क्या होता है? अवध को छीना जाता है। अवध को छीना जाता है जो इसके नवाब होते हैं वाजिद अली शाह, इससे छीना जाता है। कौन छीनता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती है? आपने अवध में मिस गवर्नेंस, आप अवध को अच्छे से नहीं चलाते हो,
तो क्या होता है, उसी रीज़न से क्या होता है कि अवाध जो है 1856 में छीना जाता है। अब यहाँ का है, यहाँ ये जुल्म नहीं है तो क्या है, जुल्म ही है ना कि नवाब थे अवाध के वाजिद अली शाह। अब वाजिद अली शाह को बोला जाता है कि आप ना मिस गवर्नेंस कर रहे हैं अवाध में, और 1856 में उसे छीन लिया जाता है। अब ये क्या छुप बैठेगा, अब यही होता है, क्या होता है कि वाजिद अली शाह वहाँ से चले जाते हैं, ये चले जाते हैं कलकत्ता। कहाँ से चले जाते हैं, कलकत्ता। लेकिन इसकी बीवी कौन सी, बेगम हजरत महल क्या करती है, जब रिवोल्ट 1857 स्टार्ट होता है तो ये बना देती है नवाब अपने बेटे को, किसको, बर्जस कादिर को बना देती है नवाब। क्या बना देती है, नवाब। और लड़ती है किन के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और अगर हम देखेंगे अवाध में वहां पे थी ब्रिटिश की एक रेजिडेंस, तो वहां पे थे हेनरी लॉरेंस। कौन थे, हेनरी लॉरेंस। और हेनरी लॉरेंस जो ये ब्रिटिश रेजिडेंस थी, इसको गिरा दिया जाता, इसको आग लगाई जाती है। और साथ ही साथ क्या था, वहां पे जो ऑफिसर्स थे इनको मार दिया जाता है। और वहां पे जो हेनरी लॉरेंस थे उसको भी मार दिया जाता है, वो भी मर जाते हैं। कहाँ पे, लखनऊ में। तो ऐसी शुरुआत होती है लखनऊ में रिवोल्ट ऑफ 1857। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। अब आपने बहुत बार सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, ये जो रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से लड़ा, जैसे एक शेर लड़ते हैं, या यूं कहे जैसे एक शेरनी लड़ती है कहाँ पे, बैटल ग्राउंड में, वैसे इन्होंने लड़ा है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि एट द एंड ये मर गई। लेकिन यहाँ पे समझते हैं हम झांसी में कैसे शुरुआत हुई रिवोल्ट ऑफ 1857 की। देखो झांसी की अगर हम बात करेंगे, झांसी के थे एक राजा जिसका नाम था राजा गंगाधर राव। क्या नाम था झांसी के राजा का, राजा गंगाधर राव। इसकी बीवी थी रानी लक्ष्मीबाई, इसकी बीवी थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन इनका कोई बेटा नहीं था, इन्होंने लिया गोद एक बेटे को जिसका नाम था दामोदर। यानी दामोदर को इन्होंने क्या लिया था, गोद। दामोदर इनका था एडॉप्टेड सन, किसका, राजा गंगाधर राव का और रानी लक्ष्मीबाई का। अब होता क्या है, राजा गंगाधर जो होता है उसकी होती है डेथ, राजा गंगाधर राव जो होता है उसकी होती है डेथ। और आपको पता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से जो किसने बनाए, डलहौजी ने बनाए। ऑलरेडी मैंने गवर्नर जनरल्स कवर किए हुए हैं, वहां पे मैंने ये बोला है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या है, फिर भी मैं समझाता हूँ यहाँ पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई भी इंडियन रूलर मर जाता था ना विदाउट अ मेल हियर, यानी उसका कोई मेल वारिसदार नहीं होता था। अब कोई भी इंडियन रूलर अगर मर जाता था, उसका मेल वारिसदार नहीं होता था, फिर जो टेरिटरी होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर लेती थी। तो सिंपली क्या किया, यहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, झांसी को अपने अंडर लिया, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से, क्योंकि राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई इनका तो कोई अपना बेटा नहीं था, इन्होंने अडॉप्टेड सन लिया था, कौन सा, दामोदर लिया था ना। तो इसी की वजह से जब राजा गंगाधर राव की डेथ होती है तो ब्रिटिश क्या करते हैं, वो झांसी को लेते हैं अपने कब्जे में, किस पॉलिसी के हिसाब से, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी एरेंस के हिसाब से। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हो गई तो झांसी से कौन लड़ी, झांसी से लड़ी रानी लक्ष्मीबाई, जो कि बहुत बहादुर औरत थी। वो कहाँ से लड़ी, झांसी। किसके साथ, ये लड़ी तांतिया तोप के साथ। तांतिया तोप बेसिकली लड़े थे कहाँ पे, कानपुर में। लेकिन कानपुर में जब ब्रिटिश ने कानपुर पे कब्जा किया, वो आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से कानपुर में कैसे हुआ। तो फिर क्या होता है, तांतिया तोप और रानी लक्ष्मीबाई जो है, जिसको झांसी की रानी कहा जाता है, वो लड़ते हैं कहाँ पे, वो लड़ते हैं झांसी में। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर क्या करते हैं, ये ग्वालियर जो होता है उसको कब्जे में लेते हैं। कौन, रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया तोप किसको कब्जे में लेते हैं, ग्वालियर को। लेकिन ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश फिर से वापस ग्वालियर को रिकैप्चर करते हैं, फिर से क्या करते हैं, रिकैप्चर करते हैं किसको, ग्वालियर को। ठीक है ना। और एट द एंड फिर झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई की डेथ होती है, वो मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपली देखा कि झांसी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कौन किसने शुरुआत की थी रिवोल्ट ऑफ 1857, रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया तोप ने। गॉट इट। हम कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में उठे हमारे नाना साहब। अब नाना साहब की बात करेंगे, नाना साहब का असल में नाम था गोविंद नंदू पंत। ठीक है, नाना साहब जो थे, इसके फादर साहब जो थे वो पेशवा बाजी राव के कोर्ट में एक ऑफिशियल थे। नाना साहब के जो फादर थे ना, इसके जो फादर थे वो कहाँ पे थे, वो पेशवा बाजी राव सेकंड जो था उनके कोर्ट में एक ऑफिशियल थे। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि पेशवा बाजी राव जो था उसका अपना कोई बेटा नहीं था।
ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नाना साहब को गोद लिया था, यानी अडॉप्टेड सन था, ठीक है ना। अब पेशवा बाजीराव जो थे, हुआ क्या, हुआ ये कि पेशवा बाजीराव उसको मिलता था पेंशन, एनुअल पेंशन मिलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। पेशवा बाजीराव जब उन्होंने अडॉप्ट किया था नाना साहब को, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम जी नाना साहब को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका अडॉप्टेड सन है। एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो लॉर्ड डेलहाउस ने बनाई थी, उस हिसाब से कि कोई भी इंडियन रूलर जो होगा वो अगर मर जाएगा, या यूं कहे अगर इंडियन रूलर का कोई बेटा ना हो, अगर उसने कोई भी अगर उसका अपना कोई वारिसदार ना हो, अगर उसने वारिसदार जो है अडॉप्टेड सन लिया कोई, तो उसकी जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो एनेक्स करती थी। तो सेम यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कानपुर है, कानपुर को आपने कब्जे में लिया एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उस वजह से जो नाना साहब की जो ये डिमांड थी कि मुझे पेशवा बनाया दिया जाए, तो वो एक्सेप्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं की। तो इसीलिए नाना साहब लड़ गए कहाँ से, कानपुर से, किस में, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे क्या हुआ था। रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई थी। अब हम देखेंगे कि किस जगह से कौन लीडर उठा जिसने स्टार्ट किया रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे देखते हैं, हम दिल्ली की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, कानपुर की बात करेंगे तो नाना साहब, लखनऊ की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल, बरेली की बात करेंगे तो खान बहादुर खान, और अगर हम बिहार की बात करेंगे तो वहाँ पे उठे कन्वर सिंह, और फैज़ाबाद की बात करेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला, और झांसी की बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब आगे जाएंगे, आगे और चीज़ों को अच्छे से समझ। रिवोल्ट ऑफ 1857 को कैसे सपस किया जाता है, यानी दबाया कैसे जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 को। देखो, अगर हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, जो इसका मेन सेंटर था वो था दिल्ली, क्योंकि मेरठ से आप जब आ गए, ये कहाँ पे पहुंचे थे, ये पहुंचे थे दिल्ली। और दिल्ली में कौन था, दिल्ली में था बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ द इंडिया। अब देखो होता क्या है, 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को कैप्चर किया जाता है, और दिल्ली को कैप्चर करता है जॉन निकोलसन। अब निकोलसन क्या करता है, वो कैप्चर करता है किसको, दिल्ली को, क्योंकि एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली को किसने कैप्चर किया। तो दिल्ली को किसने कैप्चर किया, जॉन निकोलसन ने। और दिल्ली से कौन लीडर थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, दिल्ली में एक लेफ्टिनेंट होता है जिसका नाम होता है हुडसन क्या करते हैं, जो ये बहादुर शाह जफर होते हैं ना, इसके 2 बेटे होते हैं। कितने, 2 बेटे होते हैं, और ये दोनों को मार देता है। ये जो जालिम होता है ना, ये जालिम हुडसन, लेफ्टिनेंट जालिम हुडसन, ये दोनों जो इसके बेटे होते हैं बहादुर शाह जफर के, इनको मारता है, ठीक है। और साथ ही साथ फिर क्या करता है, इस बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाता है रंगून जेल में, भेज दिया जाता है, जहां पे बहादुर शाह जफर जो होती है इसकी डेथ होती है, ठीक है। ये हमने समझा कि दिल्ली में कैसे वापस किया गया किसको, रिवोल्ट ऑफ 1857 को। अब यहाँ पे कानपुर की अगर हम बात करेंगे, कानपुर में होते हैं हमारे यहाँ पे, नाना साहिब और तांत्या तोप। कौन होते हैं, नाना साहिब और तांत्या तोप। नाना साहिब और तांत्या तोप कानपुर को यहाँ पे सप्रेस करता है या कैप्चर करता है कॉलिन कैंपबेल। और कॉलिन कैंपबेल जब कानपुर को सप्रेस करता है ना, तो कानपुर में जो नाना साहिब होते हैं ना, नाना साहिब चले जाते हैं नेपाल की तरफ। कहाँ की तरफ जाते हैं, नेपाल की तरफ। और तांत्या तोप जो होते हैं, तांत्या तोप को मार दिया जाता है। लेकिन उससे पहले ये किससे मिलते हैं, उससे पहले, मारने से पहले जो तांत्या तोप होते हैं, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिलते हैं। कहाँ पे, झांसी में, ठीक है ना। अब झांसी में जब मिलते हैं रानी लक्ष्मीबाई, और इसीलिए यहाँ पे अगर हम झांसी की बात करेंगे तो झांसी में सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि तांत्या तोप भी, ठीक है ना। पहले कानपुर में क्या होता है, पहले कानपुर में सपस किया जाता है किसको, रिवोल्ट ऑफ 1857 में। कानपुर में कौन होते हैं आपके, नाना साहिब और तांत्या तोप। नाना साहिब कहाँ जाते हैं, वो चले जाते हैं नेपाल। और तांत्या तोप कहाँ जाते हैं, तांत्या तोप जाते हैं कहाँ से, झांसी में किससे मिलते हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई, और इसके साथ मिलते हैं और लड़ते हैं किनसे, अंग्रेजों से। लेकिन सर ह्यूज रोज इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, आता है कि झांसी को किसने कैप्चर किया है, सर ह्यूज रोज ने कैप्चर किया है। अब झांसी जो होती है, झांसी की अगर हम बात करेंगे तो झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई होती है, रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया जाता है 1858 में। और तांत्या तोप जो होते हैं उसको 1859 में वो चले जाते हैं जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया, और वहां पे वो पकड़ लिए जाते हैं। वो
सोते होते वो सोते ही उसको मार दिया जाता है। किसको? तांत्या तोप को। कहाँ पे? सेंट्रल जो होते हैं ना जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, यानी सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में तांत्या तोप को मार दिया जाता है। तांत्या तोप पहले लड़ते हैं कहाँ से? कानपुर से। किसके साथ? नाना साहब। नाना साहब खुद कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं नेपाल। फिर किसके साथ मिलते हैं? फिर ये झांसी में जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई से मिलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई मार दी जाती है 1858 ना, तांत्या तोप भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद तांत्या तोप उसको भी मार दिया जाता है 1859 में। ठीक है, उसके बाद लखनऊ की बात करेंगे। लखनऊ में मैंने ऑलरेडी बोला है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल तो यहाँ पे है सर कॉलिन कैंपबेल। कौन है? सर कॉलिन कैंपबेल। हाँ, कानपुर और लखनऊ सेम ही है। कानपुर में भी कॉलिन कैंपबेल और लखनऊ में भी कॉलिन कैंपबेल क्या करते हैं? ये कैप्चर करते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे बेगम हजरत महल, वो भी चली जाती है नेपाल और वहाँ छुप जाती है। वहाँ छुप जाती है, वहाँ बेस ही बदलती है। कौन? यही बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल वहाँ बेस ही बदल देती है, ये लखनऊ जाती है। तो ये जाती है कहाँ पे? नेपाल। आपने दो ऐसे पर्सन है जो नेपाल जाते हैं। कौन कौन? एक तो नाना साहब जाते हैं नेपाल, वहाँ पे छुप जाती है, और बेगम हजरत महल ये भी नेपाल चली जाती है। गॉट इट? फिर हमने देखा कि बिहार में जो है रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया? कन्वर सिंह ने। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे बिहार में फिर मौली अहमदुल्ला और खान बहादुर खान जो होते हैं, ये भी मार दिए, उनको भी मार दिया जाता है 1859 में। 1859 तक इनको भी मार दिया जाता है। आप फिर से एक बार रिपीट कीजिए ताकि आप अच्छे से इसको कर पाओगे। देखो, दिल्ली में अभी हमने देखा कि दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, और बाकू सिंह थे वहाँ पे। और दिल्ली को मैंने अभी बोला कि दिल्ली में निकोलसन ने कैप्चर किया था दिल्ली को। और जो बहादुर शाह जफर के बेटे थे वो उनको मार गिराया किसने? हुडसन ने। लेकिन कैप्चर किसने किया था? निकोलसन ने। हाँ, कानपुर में अभी हमने देखा नाना साहब और तांत्या तोप, और वहाँ पे होते हैं कैंपबेल कैप्चर करता है कानपुर को। लखनऊ में देखा हमने बेगम हजरत महल और बर्जिस कादिर, और वहाँ पे भी कैप्चर लखनऊ को भी कैप्चर करते हैं। कौन से? कैंपबेल। झांसी में हमने देखा रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या तोप, और झांसी हमने देखा कि उसको कौन कैप्चर करता है? ह्यूज रोज। बिहार में होता है कन्वर सिंह और उसको कैप्चर करता है विंसेंट एरी। ठीक है, और इलाहाबाद में होते हैं लियाकत अली, इसको कैप्चर करते हैं स्मिथ नील। यहाँ पे जानेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों फेल हुआ। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो फेल हुआ, इसके बहुत से कारण थे, इसके बहुत से रीजंस थे। पहला ये थे कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट, यानी अगर हम देखेंगे पूरे इंडिया की बात करेंगे, ओनली 1/4 एक 1/4 जो था हिस्सा जो था उनकी पार्टिसिपेशन थी रिवोल्ट ऑफ 1857 में। इसीलिए जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 ऐसे सक्सेसफुल नहीं रहा। और साथ ही साथ इसमें देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो सारी क्लासेस है ना, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। स्पेशली ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस क्लास ने रिवोल्ट ऑफ 1857 ज्वाइन नहीं किया। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि एजुकेटेड क्लास। कौन सा? एजुकेटेड क्लास सुपर इंपॉर्टेंट है। इंडियन रूलर्स, जमींदार्स, मनी लैंडर्स और मर्चेंट, सुपर इंपॉर्टेंट 5 ऐसे तबके हैं जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को ज्वाइन नहीं किया। क्या क्या? एक तो एजुकेटेड इंडियंस, वो चाहते थे मॉडर्नाइजेशन। दूसरा इंडियन रूलर्स जो थे वो लूटते थे, इसीलिए। ठीक है, बिग जमींदार्स भी लूटते थे फार्मर्स को, और मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स ये भी लूटते थे। इसीलिए इन लोगों ने किन का साथ दिया? बरतानिया का साथ दिया, और ये नहीं लड़े रिवोल्ट ऑफ 1857 में। एजुकेटेड इंडियंस, इंडियन रूलर्स, जमींदार्स, मर्चेंट्स और मनी लैंडर्स। और साथ ही साथ और एक रीजन था रिवोल्ट ऑफ 1857 का जिसकी वजह से वो फेल हुआ, वो ये था कि पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट। ब्रिटिश के पास आर्म्स एम्यूनिशन जो था बहुत ज़्यादा था, मॉडर्नाइज्ड वेपन था, और उनके पास ओल्ड वेपन्स थे। तो उस वजह से जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है फेल हुआ। और साथ ही साथ एक आइडियोलॉजी नहीं थी। क्यों आइडियोलॉजी नहीं थी? सब लीडर जो थे, आपने जो भी देखा, चाहे आपने रानी लक्ष्मीबाई की बात की, नाना साहब की बात की, पेशवा बाजीराव की बात की, तो सारे रूलर जो थे उनको अपने वो लड़ रहे थे बिकॉज ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो ये रीजन थे जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 सक्सेसफुल नहीं हो पाया।